अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक तो माह रमजान का आगाज और आप सब लोगों को, देखने वालों को इसकी बड़ी मुबारकबाद। आज के प्रोग्राम में मैं दो हवालों से बात करना चाहता हूं। एक तो जो बजट आया, इसमें हुकूमत ने आदाद शुमार की बड़ी अच्छी एक शानदार तस्वीर कशी की है। डार साहब बड़े खुश हैं कि 10 साल में मैशत में कभी इतनी बेहतरी नहीं देखी गई। लेकिन अहम सवाल यह कि क्या वाकई इसके असरात आम आदमी तक पहुंच रहे हैं या नहीं, और इसका एक मुजाहरा गुज़श्ता रोज देखा गया। हुकूमत ने ज़राअत की तरक्की के हवाले से बड़े बुलंदो बांग दावे और आदादो शुमार दिए। किसान पैकेज, आसान कर्जे, खाद पर सब्सिडी का जिक्र होता रहा, लेकिन असल तस्वीर इससे मुख्तलिफ नजर आई। इस्लामाबाद के डी चौक में किसानों ने एहतजाज किया, जिसके बाद इन किसानों और जिम्मेदारों पर आंसू गैस फेंकी गई, लाठी चार्ज हुआ, 200 के लगभग गिरफ्तार हुए। बहुत से लोगों को इस्लामाबाद पहुंचने ही नहीं दिया गया। साहिवाल में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के 53 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक और ग्रुप किसान इत्तेहाद का, जो कि लाहौर में धरने के लिए इकट्ठा हो रहा था, उसे भी लाहौर में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। एक तो यह बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारा किसान जिम्मेदार, जो कि पहले ही पिसा हुआ है, एक जमहूरी दौर में उसके हकूक देना तो दरकुनार जी, उससे एहतजाज का हक भी जो है वो छीन लिया गया है। दूसरा, हकीकत यह है कि किसान और जिम्मेदार वाकई नाखुश हैं, और इसी बात की निशानदेही मैंने इस मौजू पर जो पहले प्रोग्राम किए और उसमें भी आप लोगों को दिखाई थी। जरा देखिए उन प्रोग्रामों में इन किसानों ने, जिम्मेदारों ने क्या बातें की थी। जो बारदाना देते हैं ना, कभी आपको उधर जाना हो ना, तो बहुत बहुत शरीफ आदमी, जो अपने आप को बहुत शरीफ आदमी, उनको लाइनों में लगा दिया इन्होंने। इन हुक्मरानों ने कभी हमारी पॉलिसी सही बनाई ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मेडिसिन भी अपने बच्चों के बीमार होने की खरीदनी होती है, वो उधार में जाके लेते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि गंदम सेल करेंगे, जाके मेडिसिन खरीदेंगे। आज तक किसान को कुछ नहीं मिला। किसान को हर दौर में हमने ख्वार होते देखा है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और किसान का कोई पुरसान हाल नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब अनाउंस करते हैं कि जी पक्कियां सड़कें सौखे पैंडे। हम कहते हैं कि क्या पक्कियां सड़कें सौखे पैंडे वो साहिवाल के पीछे रह गए हैं? बिजनेसमैन लोग हैं जी, किसानों के दुश्मन हैं। इन्होंने किसानों को ऐसा रगड़ा लगा दिया कि आने वाली 3-4 नस्लें जो है वो इनको याद करेंगी। सब्सिडी डायरेक्ट जो है वो किसान को नहीं मिल रही, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल रही है। अच्छा। और अगर लोन लेने जाएं, पाकिस्तान में सबसे महंगा सूद पे जो कर्जा मिलता है वो किसान को मिलता है। अच्छा। 14 से 17% ज़री तरक्याती बैंक जो दे रहा है। पानी का बहुत मसला, पानी ना पूरा सानू मिलता ते ना को साडा सूद आउंदा। ठीक। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ घंटा पानी। अब किसानों के जो बुनियादी मुतालबात हैं, वो फसलों की इमदादी कीमत, शुगर मिलों से अदायगियाँ, बारदाने का हसूल, उसमें मुश्किल, खाद पर सब्सिडी, आसान कर्जे और बिजली व पानी के मसाइल हैं। अब हुकूमत ने मौजूदा बजट में जो ऐलानात किए हैं, क्या किसानों के इन मसाइल को खातिर में लाया गया है या नहीं, इस पर एक तो प्रोग्राम में बात करनी। दूसरा टॉपिक मैं क्विकली इंट्रोड्यूस करा दूं, क्योंकि आम आदमी तक असरात पहुंचने की बात हो रही है। तो लोड शेडिंग के हवाले से भी हुकूमत का यह दावा है कि बिजली पूरी है, लेकिन रिपोर्ट्स इससे बड़ी मुख्तलिफ है। और पेशावर में तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो गई है। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MP हैं फजल इलाही, और इसी पार्टी के जो नाज़मीन हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज धावा बोलकर ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर लिया और जबरदस्ती अखुंदाबाद, यकातूत और हजार खानी जो फीडर्स हैं वहां पर बिजली चालू कर दी। यहां पर जो हजार खानी फीडर है, वो इतला ये है कि उस पर लाइन लॉसेस जो हैं वो 70% से भी ज्यादा हैं, और इलाके में बेशतर लोगों ने कुंडे डाले हुए हैं जिनके मीटर हैं वो भी बिल नहीं देते। जब 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होगी, मैं समझता हूं इस चीज को कि लोग यकीनी तौर पर तंग होंगे। मगर क्या यह भी कोई तरीका है कि किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग ग्रिड स्टेशन और फीडर्स पर इस तरह से कब्जा कर लें? और हैरान कुन बात यह थी कि खैबर पख्तूनख्वा की जो मिसाली और गैर सियासी पुलिस है, वो PTI के इन वर्कर्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से गुरेजा रही। अब सिर्फ एक FIR दर्ज की गई और ना किसी को रोका गया, ना किसी को गिरफ्तार किया गया। इसीलिए आज ये MPA दोबारा अपने बंदे उसी तरह से लेकर ग्रिड स्टेशन फिर से पहुंच गए। और ये आम है कि अगर किसी और पार्टी के लोग इस तरह से वहां पर
खैबर पख्तूनख्वा में ये हरकत करते तो क्या पुलिस इसी तरह से साइड पर खड़ी रहती? पहले बात होगी जिम्मेदारों की। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी मंजूर हुसैन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसाक खाकवानी साहब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ लाहौर से मौजूद है लिंक के जरिए। इसाक खाकवानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खालिद खोकर साहब सदन है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। खालिद खोकर साहब और इनके साथी कल इस्लामाबाद आए थे और खालिद खोकर साहब को भी कल जो वो गिरफ्तार कर लिया गया था। खालिद खोकर साहब की रिहाई हुई रात को। बहुत शुक्रिया खालिद खोकर साहब। अगर आप दोनों की इजाजत हो मैं जरा पहले खालिद खोकर साहब से आगाज करना चाहता हूँ। खोकर साहब, कल हुकूमत ये कहती है कि आप लोग बगैर इजाजत के लोग लेकर जो है वो डी चौक रेड जोन पहुंच गए थे और इसी वजह से आपको गिरफ्तार किया। क्यों आपने बगैर इजाजत एहतजाज किया और हुआ क्या था कल? मैं ये समझना चाह रहा हूं जरा आपसे। देखें जी, हम बजरिया इश्तिहार हुकूमत को पिछले 2 माह से बावर करा रहे थे कि आप मेहरबानी करके हमारी सिफारिशात पे अमल करें। और हमारी सिफारिशात कौन सी थी? जो हुकूमत पंजाब ने अपनी तरफ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो रिकमेंडेशन दी है, हमारी वही सिफारिशात थी, हमारी कोई और नहीं थी। इसी तरह नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी ने जो कुछ रिकमेंड किया था, हमने हमारे वही मुतालबात थे। लेकिन इसाक डार साहब से जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने सब कुछ मानने से इनकार कर दिया। और काश्तकार, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए इंडिया के साथ। जो इंडियन काश्तकार को बरात है वो हम वही बरात मांग रहे हैं, हम कोई और चीज़ नहीं मांग रहे। लेकिन कल जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो एक ऐसी सूरत हाल है कि मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके नहीं बता सकता कितना जुल्म हुआ काश्तकारों के साथ। काश्तकार गए थे अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए, जिसको उन्होंने वोट देके वजीर आजम बनाया। इस कड़कती धूप में काश्तकार तो ये आवाज दे रहे थे कि वजीर आजम साहब उनके लिए पानी भेजेंगे, वजीर आजम साहब उनके लिए खाना भेजेंगे। लेकिन उसके बदले में वजीर आजम साहब ने शेलिंग करवाई, लाठीचार्ज करवाया, रबड़ की गोलियां चलवाई और उसके अलावा एक शख्स को डायरेक्ट फायर मारा गया। झंग का मोहम्मद सरवर, जो मौजा लक बदड़ का है, तहसील झंग का, उसको बाजू में फायर लगा है। आज उसका ऑपरेशन हुआ है। क्या काश्तकार, ये मजलूम काश्तकारों के साथ इतना बड़ा जुल्म? ये काश्तकार कौन है? ये इस मुल्क में गल्ला पैदा करता है, अनाज पैदा करता है। इस मुल्क में दालें, चावल, सब्जी, गोश्त, हर चीज पैदा करने वाले के साथ जो कल सलूक किया गया है, क्या ये इलेक्टेड हुकूमत है? क्या एहतजाज करना सुन्नत नवाज शरीफ नहीं? क्या मियां नवाज शरीफ खुद एहतजाज इजाजत लेके करते रहे पहले, जब ये खुद एहतजाज करते थे? ये इजाजत हम पे लागू है। हम पाकिस्तानी शहरी है, हमारा हक है एहतजाज करना। और एहतजाज हम किसके लिए कर रहे थे? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। ठीक, अब आजाद शुमार ले लें। जब कल मुझे आप एक चीज का जवाब हुकूमत से ले दें जी कि हुकूमत ने कौन सी खाद सस्ती की है। अच्छा, अगर डीएपी का रेट कम किया वो सच्चे हम झूठे, अगर यूरिया का रेट कम किया वो सच्चे हम झूठे। देखिए, अच्छा, गलत अदाद शुमार देने से मसला हल नहीं होता। तो आप ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोला जा रहा है। चले मैं जरा, टोटल झूठ है जी, बिल्कुल। अच्छा, राना अफजल साहब अब जरा आगे साथ लाइन पे, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए फाइनेंस। मैं राना साहब से एक सवाल है जी। अच्छा, मेरा राना अफजल साहब से एक सवाल है जी। राना अफजल साहब ये बता दें कि डीएपी कितनी सस्ती हुई है। ठीक, अगर 1 रुपया भी सस्ती हुई है तो राना अफजल साहब सच्चे और हम झूठे। मैं जरा पूछता हूँ राना साहब, आपने ये सुन लिया है सवाल, मगर 1 मिनट दीजिएगा। पहले मैं जरा चौधरी मंजूर साहब से और इसाक खाकवानी साहब से भी जरा बात कर लूँ। चौधरी मंजूर साहब, ये भी कहा मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ है कि आप लोगों ने आकर भड़काया इनको और इस वजह से ये लोग जो है वो एहतजाज करने आए। देखिए, पहली बात तो ये है कि 2 चीजें देखने की जरूरत है इस हुकूमत की। एक, इस हुकूमत की पॉलिसीज देखने की जरूरत है और दूसरी इनकी नफ्सियात देखने की जरूरत है। पॉलिसी क्या है? सारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह कर दिया गया, बड़ी फसलें कोई उठाने वाला नहीं है, उनकी कोई सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं है। बिजली की हालत आपने सुन ली लोगों से, क्या हालत है, आपने खुद भी पहले 2 प्रोग्राम किए हैं, उसमें बिजली की क्या हालत है, पानी की क्या हालत है, खादों की क्या हालत है, सब्सिडीज की क्या हालत है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर तो मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया गया है। हमारे दौर में 1000 अरब रुपया इंजेक्ट हुआ था रूरल इकोनॉमी में, सपोर्ट प्राइस मुकर्रर कर दी थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 89 के अंदर आलू बिल्कुल बैठ गए थे और उनको पास्को में खरीद लिया था और लोगों ने कहा जी कि उन्होंने कहा जी कि आलू तो बाहर जा नहीं रहे। तो हंस के बीबी ने कहा कि ये कितने के खरीदे? उन्होंने कहा जी 5 अरब के। 89 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर समंदर में मछलियों के लिए भी तो कोई खुराक चाहिए ना, मेरे किसानों को तो पैसे। अच्छा, मगर फसल उठा ली गई, फसल उठा ली जाए अगर तो लोग बच जाते हैं। लेकिन ये तो ना तो फसल उठाने के लिए तैयार है, सिर्फ ये जो कोई बात करेगा, एहतजाज करेगा, उसको उठाने के लिए तैयार है। मसलन मैं आपको बताऊं, चंद दिन पहले इसी इस्लामाबाद में इन्होंने क्लर्कों को मारा, चंद दिन पहले की बात है।
फिर ये अब किसान आए तो उनको मारा, इन्होंने नर्सों को मारा, इन्होंने टीचरों को मारा लाहौर के अंदर, इन्होंने लोड शेडिंग पे एहतजाज पहले खुद आगे लगकर एहतजाज करवाते थे। जब लोग निकले फैसलाबाद के अंदर, उनकी औरतों को घरों से निकाल कर इन्होंने मारा। इन्होंने कौन सा शोभा छोड़ा है जिसको नहीं मारा? और पॉलिसी बन गई है। जो नाबीना थे वो एहतजाज कर रहे थे, उनको भी नहीं छोड़ा। राइट, ये इनकी एक पॉलिसी है, जुल्म करना, जबर करना, चूंकि इनके आका वो ज़िया-उल-हक थे जिससे इन्होंने सब कुछ उधार लिया। मैं इसहाक अकवानी साहब, सर आपको क्या लगता है ये कल जो वाकया हुआ, क्योंकि आपका ताल्लुक भी सर इस सेक्टर से है, इस फील्ड से है, ये अब हुकूमत तो आदाद शुमार दे रही, कह रही हम बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, मगर ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन बड़ी डिफरेंट नजर आ रही है सर। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है और ये बड़ी ज्यादती है। कभी आपने इस हुकूमत को अपना ट्रेडर्स के साथ और मिल मालकान के साथ भी बात करते हुए कभी देखा है? ये सूट पहन के इनके अफसर और इनके वज़रा और इनके चीफ मिनिस्टर ये जाते हैं, वहाँ जाकर ठंडे कमरों में बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, उनके साथ चैम्बर्स में जाके तकरीरें करते हैं और वहाँ से ये अपनी पॉलिसियाँ बनाते हैं और इनके वज़ीर ख़जाना भी वहाँ जाते हैं। सब हजरात जाकर वहाँ से उनसे मुशावरत करके बजट बनाते हैं। यहाँ पर काश्तकार अगर खड़ा होकर सिर्फ एहतजाज करने के लिए आए तो उसको, जैसे खोखर साहब फरमा रहे थे कि उनको रबर की गोलियां मारी जाएं, उनके एहतजाज को इस तरीके से पुलिस के डंडे और ये करने लग जाएं। आप बताएं, मौजना देखें माशरे के एक सेक्टर के साथ कितनी मोहब्बत और प्यार और इज़्ज़त, और एक माशरे के साथ जो कि आपके पेट पालने वाला और एक आपके मुल्क में खुद कफील आपको बनाने वाला, आपको भिखारी बनने से रोकने वाला, जो फूड की सिक्योरिटी आपको मुहैया करता है, उसके आदमियों के साथ किस किस्म का सलूक। आप हैरान हो जाएं कि इनकी हुकूमत पिछले 25 साल कम अज़ कम पंजाब में हुकूमत कर चुकी है। इन 25 सालों में कम अज़ कम इन्होंने 25 दफ़ा गंदम खरीदी है। इस गंदम के खरीदने के बाद, इतना तजर्बा होने के बाद, इनको एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहिए था कि काश्तकार से गंदम किस तरह खरीदी जाए। ये सारे सर पंजाब के किसान हैं जो बाहर आए हुए हैं। और ये मैं अर्ज करता हूँ, यहाँ पर जो 6 मिलियन टन खरीदा जाता है ना ये पूरे पाकिस्तान में गंदम, उसकी 4 मिलियन टन के करीब सिर्फ पंजाब से खरीदा जाता है। उसके अंदर अगर इनका तजर्बा जिस तरह है, इनको तो कोई फुल प्रूफ सिस्टम देना चाहिए था कि भाई 4 मिलियन टन होगा, इस तरीके से ख़रीदेंगे और उसके ये इतने पैसे हैं और ये लोग अपना बंदोबस्त करें। नहीं तो फिर ये खुले बाज़ार में इनके जब इनकी तकलीफ़ होती है और इनके यहाँ गंदम कम होती है, उस वक्त आकर गोदामों से लोगों को और ट्रालियाँ बंद करके उठा के ले जाते हैं। जब उसकी गंदम की पैदावार थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, मौसम उसके अंदर अच्छा हो गया इस साल, अगर लोगों का एक अच्छाई हो रही है, वहां पर उनकी इमदाद करने के लिए कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये बड़ा अफसोसनाक है। मुझे सर अभी मैं तरीके से लोगों के साथ, मेरा ख्याल है राना अफजल साहब बहुत सारे सवालात हो गए, मगर एक सवाल जरूर है कि क्या वाकई हुकूमत को किसानों की कोई कदर नहीं है? मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, बट जब ब्रेक से मैं वापस आऊंगा तो मैं चाहूंगा जरा आप हमारे इन सवालों, ये बाकी तीनों लोग बैठे इनके सवालों के जवाब बड़े जरूरी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारी गुफ्तगू इस हवाले से जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बजट और क्या इसके असरात आम आदमी तक पहुंच रहे हैं, जो नंबर्स दिए जा रहे हैं। मैं सिर्फ अभी हम फोकस सिर्फ कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, जो ज़राअत का सेक्टर है। राना अफजल साहब मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। सर राना अफजल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा, खैर डीएपी वाला सवाल तो मेरा ख्याल है वो खालिद खोखर साहब का था कि बता दें कि वो खाद सस्ती हुई या नहीं, मगर जो ज्यादा जरूरी सवाल था वो ये कि क्या वाकई जो है किसानों की कोई कदर नहीं है हुकूमत को? क्योंकि कल जिस तरह से यूज ऑफ फोर्स हुआ है, जिस तरह से डंडा चलाया है, वो चलाना जरूरी था? नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर जरूरी था और चलना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ गलतियां एक साइड पे नहीं होती, दो साइड से, दो हाथों से बचती है। अगर ये कहा ये एहतजाज के लिए आ रहे थे तो एहतजाज तो पुरअमन कहीं से भी हो सकता है, मीडिया तो हर जगह से पहुंचा देता है। इनको बजट वाले दिन ही पार्लियामेंट में आने की क्या जरूरत थी?
तो वो मेरा ख्याल है कि उस दिन वो सेंसिटिव था, पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश होता। नहीं, मैं राणा साहब बजट के दिन अगर एहतजाज करते तो क्या इससे क्या को फर्क पड़ता था? अगर ये पार्लियामेंट के बाहर ही थे ये लोग तो देखिए इन्होंने बगैर मैं सिर्फ ये देखें, आई रिस्पेक्ट यू, बट मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो जरूरी था या नहीं था या गैर जरूरी था कल जो कुछ हुआ। इनका एहतजाज देखें, इनके दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप बड़े बाइज्जत तरीके से शहबाज शरीफ साहब के साथ लाहौर में मीटिंग की, अपने मुतालबात दिए, उन्होंने इनके साथ पूरा ताउन किया, और दूसरा ग्रुप इनका जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बाई फोर्स आना चाह रहा था। अगर डीसी इस्लामाबाद से इन्होंने इजाजत दी होती, अपनी हदूद तय की होती कि हमने ये करना है, तो कभी इस किस्म का वाकया पेश नहीं आता। दूसरी बात, हमारी हुकूमत के हवाले से जो आप कह रहे हैं, ये तो हुकूमत ही किसानों की है। आज आपकी पार्लियामेंट के अंदर 65% जो नुमाइंदे हैं वो किसानों के हैं, और मैं बतौर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी खजाना सबसे ज्यादा जो मेरे साथ इंटरेक्शन होती है और मेरे साथ जो इनके दौर होती है उसके ऊपर बहस होती रही है, वो किसानों का इंटरेस्ट रेट बैंकों का कम करने के बारे में, सेल टैक्स खत्म करने के बारे में, अब पेस्टिसाइड्स कम करने के बारे में, मशीनरी के ऊपर, तो ये सारी चीजें हमने उनकी मान ली। अच्छा। और जितना रिलीफ हमने जो पैकेज पहले दिया था फर्टिलाइजर की कीमत में, वो कंटिन्यू कर रहा है, और 300 रुपए आपकी डीएपी और नाइट्रोजन वाली खाद के ऊपर मजीद कम कर दिया, जिसका कोई 18 अरब रुपए का लॉस गवर्नमेंट को लॉस होगा, सब्सिडी आएगी। अच्छा। फिर सेल टैक्स कम करके मशीनरी के ऊपर, और इस जो पंप से वाटर पंप उनके ऊपर सेल टैक्स था वो सस्ते हो गए डीजल वाले। जहाँ जहाँ हम इनका जो छोटे कर्जे हैं उसके ऊपर सिंगल डिजिट में आ गए। ये सारी डिमांड जो हमारे किसान मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट थे, इनके नुमाइंदे थे, ये उनकी तरफ से आई। ठीक है, अब जरा चले, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो आगे। मैं खालिद खोकर साहब कल वाकई को जबरदस्ती अंदर घुसना चाहते थे पार्लियामेंट के? पहली बात यह कि हम रेड जोन में गए ही नहीं जी, ना रेड जोन में गए ना वहां पे जा रहे थे। दूसरा राणा साहब जो कह रहे हैं कि 300 रुपए सस्ती कर दी है, अगर 1 रुपया भी डीएपी सस्ती हुई है, 1 रुपए की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा। अगर उसका 1 रुपया मुझे राणा साहब बता दें, देखो जी गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, एक रुपया भी कम नहीं किया गया। एक तरफ से सेल टैक्स कम करके दूसरी तरफ से सब्सिडी हटा ली गई है। वही रेट है, बिजली का वही रेट, कहा जा रहा है कि बिजली सस्ती कर दी गई है, बिजली का भी वही रेट है, किसी चीज का रेट कम नहीं किया गया। देखें जी, यही राणा साहब जब हमें तो फिर ये जो पैकेज दे रहे हैं, ये 18 अरब का, देखिए मैं खालिद खोकर साहब, ये पैकेज जो फिर आ रहे हैं, जो आसान कर्जे हैं, मशीनरी पर कर्जे, ये सारे ऐलानात हैं, ये मेरा ख्याल है, तो ये किधर जा रहे हैं सर? मेरी बात सुना जी, मेरी अगर बात मुकम्मल हो जाए। अच्छा, 1 मिनट राणा साहब, पहले जरा आप 1 मिनट दीजिएगा, पहले वो खालिद साहब बात कर ले, फिर मैं आता हूँ। मुझे राणा साहब इतना बता दें कि डीएपी इस साल इतने किया, बजट के बाद इतने की हो जाएगा, ये बता दें। राणा साहब यही कह दें। चले राणा साहब, कितने की हो जाएगी डीएपी जो है? देखिए, मैं थोड़ा सा पहले ये कह दूं कि जो आपको बजट बनाने का और बजट के पास करने का तरीकेकार का थोड़ा सा आपको होना चाहिए। आज जो बजट प्रपोजल है, ये अगले 15-16 दिन इस पे बहस होगी, और ये हुकूमत की तजवीज है कि हम डीएपी की बोरी के ऊपर 300 रुपए, 400 रुपए जो उसके ऊपर सेल टैक्स था उसको कम करके 100 रुपया कर देंगे। खोखर साहब शायद दुरुस्त कह रहे हों कि आज मार्केट के अंदर वो तब्दीली नहीं आई, लेकिन ये जिस दिन बजट पास होगा उस दिन ये सारी तब्दीलियां आ जाएंगी। फिर यही तो मेन इशू है, यही तो मेन इशू है राणा साहब। जो राणा साहब मेरी बात सुने, एक तरफ से जीएसटी 300 कम करके दूसरी तरफ 300 सब्सिडी भी हटा ली गई है, रेट वही का वही खड़ा है, नहीं हटाई सब्सिडी। इसी बात देखिए, मेरा ख्याल है सवाल वही था कि आप चले एक तरफ से लगाकर दूसरी तरफ से कुछ हटा लें या एक तरफ से लगा दें, मगर सर जो ऑन ग्राउंड है वो तो उसको तो उतने की काश्तकार को पड़ी है, तो फिर फर्क क्या पड़ा सर? ऑन ग्राउंड इंशाल्लाह 300 रुपए सस्ती होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। ये मेरा ख्याल है। ये राणा साहब मेरा आपसे वादा, राणा साहब मेरा आपसे वादा, अगर 300 रुपए सस्ती हो जाए मैं आके सलाम पेश करूंगा, अगर ये गलत हो तो आप रिजाइन करेंगे। देखें, आप सलाम ना पेश कीजिएगा, नून लीग को वोट डाल दीजिएगा। अच्छा चले आप, मगर मैं नून लीग में। राणा साहब मेरी बात सुने, कल जंग आज जाके जंग देखे, जिस बंदे को गोली लगी है, काश्तकार को कल गोली मारी गई है, उसके बाजू में गोली लगी है, जिसका आज ऑपरेशन हुआ है। राणा साहब इससे ज्यादा जुल्म आपको आज चाहिए था कि आप उस काश्तकार के साथ खड़े होते बजाय टीवी पे बैठे होते। आप देखिए, आप भी काश्तकार के बेटे हैं, जिम्मेदार के बेटे हैं। आपका खुदा की कसम में खा के कहता हूं, कल हमारे काश्तकार को गोली लगी है, वो गोली किसके हुक्म पे मारी गई है? आपको सरापा एहतजाज होना चाहिए था।
आज जो आप गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड करने की बजाय आप की मुसीबत में उसके साथ खड़े होते। मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूं, मैं गवर्नमेंट को डिफेंड करूंगा और हम जाति सर गवर्नमेंट का हिस्सा है तो फिर उस काश्तकार का एक मिनट खालिद साहब चले, उन्हें भी बात करने दें। बिठाया देखिए मुझे उस काश्तकार का नहीं मालूम, लेकिन अगर हमारे बंदे से जाती हुई है तो उसको सजा मिलेगी। ठीक। अच्छा, मगर एक अब इसाक आकवानी साहब, अब ये सब मैं सब किसकी बात पे एतबार करूं? राणा साहब ये कह रहे हैं कि ये हमने इतने अरब का नुकसान भी उठा लिया, हम सब्सिडीज भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मगर मैं अब वो ऑन ग्राउंड जो है वो फिर वो कह रहे, खालिद साहब कह रहे हैं कोई फर्क ही नहीं है। अजहर साहब ये तो 10-15 दिन में पता लग जाएगा ना जनाब, अपना जो क्या राणा साहब फरमा रहे हैं और जो खोखर साहब का है 15 दिन के अंदर बाद। मगर इन सारी चीज़ों के बावजूद क्या वो जब वो आपको कह रहे हैं तंजीम वाले कि हम रेड जोन में नहीं गए, तो जिस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है क्या उसको एहतजाज करने के लिए आप डंडे मारेंगे? आप जाकर एहतजाज वालों को आप गोली मारेंगे? ये मतलब बेसिक बात ये है कि अगर आपके ये वोटर्स भी हैं, आप कहते हैं कि आपके साथी भी हैं, आपको इन्होंने जितवाया भी है इलेक्शनों में, आप उनकी वजह से नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इन नुमाइंदों के साथ आप बैठ के बात कर लेते। आप उनको आंसू गैस और डंडे मारने लगे, क्या ये आपकी दूसरी मेरी गुजारिश सुने कि ये काश्तकार के साथ जब इस दफा ज्यादती हुई है और हर साल ज्यादती होती है कि इनका 33 अरब रुपए को हर दफा जब गंदम बेचते हैं इनको 33 अरब रुपए का नुकसान होता है। इनको 200 रुपया अपनी मुकर्ररा कीमत जो है 1300 रुपए से कम मिलती है, और अगर वो 200 रुपया 6 मिलियन टन पे बनाया जाए तो ये 33 अरब रुपए का खांचा है जो अफसरान और अपना पॉलिटिकल लोग। सर ये बात तो है इसाक आकवानी साहब के फसल से मेरा ख्याल है सवाए किसान जिम्मेदार के हर शख्स फैक्ट्री वाला हर बंदा फायदा उठाता है। जी मैं यही कह रहा हूँ। एक मिनट राणा साहब, जरा चौधरी मंजूर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये क्या हुकूमत ये कह रही है कि कोई रोने से पहले हमें पूछे, किसी को तकलीफ है कि मैं रो लूं, और फिर ये भी पूछे कि मैं कितना रोऊं, और ये जितनी इजाजत दें फिर उतना रोएं। अगर अपोजिशन लीडर का काम ये नहीं है कि अपोजिशन लीडर तो उस दिन ये क्लर्कों के एहतजाज में भी गए, हर जगह पे अपोजिशन लीडर का तो काम है। मैं सिर्फ कुछ ये बजट है जी, ये बजट इन ब्रीफ है। अच्छा, ये आपके हाथ में जो ये मेरे हाथ में है। मैं इसमें से पेज जरा 35 पे जाएं, जो अभी खालिद खोखर साहब बात कर रहे थे, सब्सिडीज है जी, ये सब्सिडीज का चैप्टर है। अच्छा। मैं इस पे आता हूं। पहले तो रमजान की आज शुरुआत है, मुबारक हो इस कौम को कि पिछले साल जो है वो 2 अरब रुपया था रमजान पैकेज, अब वो 1.5 अरब कर दिया गया, उसमें कम कर दिया। ये आज तो आपने मुबारकबाद दी थी, मैं भी लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि ये रमजान पैकेज। मगर ये सब्सिडी वाली चीज पर सब्सिडी पे, ये भी सब्सिडी है ना, ये भी सब्सिडी थी। आगे चले आप। अब वीट ऑपरेशन है, वीट कहते हैं बम्पर क्रॉप हुई है इस बार, इसको एक्सपोर्ट होना है। पिछले 3-4 साल की पड़ी है, पिछले साल 7 अरब था, 7 अरब खर्च किए, इस साल 2 अरब रखे गए। ये रिकॉर्ड पे है। दूसरा वो क्या करे, वो कहते हैं इतनी फसल उठा ही नहीं सकते। मैंने राणा साहब के साथ एक पहले प्रोग्राम किया तो उन्होंने मुझे उन्होंने कहा हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं है इतनी, नहीं रखें किधर। हजारों अरब रुपया दूसरी जगह पे खर्च करने के लिए है। मैं आपको इसकी मिसाल एक देता हूँ। इंडिया ने इस साल एग्रीकल्चर और रूरल सपोर्ट के लिए 24% अपने बजट में इजाफा किया है। इट्स ऑन रिकॉर्ड, आप गूगल करके जरा उठाकर देख लें। जो चूंकि आपने देना है, उसने सबको खुराक देनी है दुनिया के अंदर। आप अगर एक्सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ पे पिछले 3 साल की पड़ी। आगे चले जरा। ये वीट रिजर्व स्टॉक 7 अरब के ये थे, वो 7 अरब और था, वो ऑपरेशन के लिए था, ये 7 अरब, उसको 2 अरब, इसको 5 अरब किया है। ये मैं अब इनकी बुक पढ़ रहा हूं। अब यहां पे आए, ये जो है शुगर का, तो शुगर की जो थी पेमेंट, उसके लिए 5 अरब थे पिछले साल। एरिया शुगर एरियस पेमेंट के लिए। अच्छा। इस साल 2 अरब रखे गए। अच्छा। आगे आए जरा सब्सिडी जो लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। नहीं लंबी नहीं, मैं खाद पे आ रहा हूं, एक खाद पे आ रहा हूं। ये देखे ना, सब्सिडी टू फर्टिलाइजर 25 अरब की थी, उसको 0 कर दिया। 1 मिनट। अच्छा, 25 अरब की थी, उसको 0 कर दिया। ये रिकॉर्ड पे है, ये आप देख लें। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर जो खोखर साहब कह रहे हैं। अच्छा, तो ये कहां से करें? मगर मैं खोखर साहब एक चीज मुझे बताइए, अब ये जो ऐलानात हैं, अब मेरे पास ये लिस्ट सामने पड़ी है, जनरल सेल्स टैक्स में जो है वो कमी हो गई है, ज़रूरी मशीनरी की दरामद पर छूट मिल गई। आपके जो मुतालिबात थे जिनके लिए कल आप आए थे,
तो अच्छा, मेरा ख्याल है खोकर साहब जो है वो शायद जा चुके हैं। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था, मुतालिबात जो है ये किस हद तक पूरे हुए हैं? राणा साहब, ये जो क्या कोई मुतालबा नहीं, नंबर गेम है फिर ये सारी की सारी जो है वो? देखिए, हमारे पास जो भी मुतालबात इनके थे, तकरीबन जो 350 करोड़ का पैकेज इनको पहले दिया, उसमें जो हमने फर्टिलाइजर की कीमतें कम की वो हम मेंटेन कर रहे हैं। बिजली का यूनिट 5 रुपए 35 पैसे किया, वो भी वो मेंटेन कर रहे हैं। जो इनको क्रेडिट था वो सस्ता कर दिया और क्रेडिट की तादाद 101 हजार 1 अरब तक ले गए हैं। अब देखिए, इसको हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं है कि हम इससे ज्यादा हम कर सके। जो इनका फाइनेंसिंग इनकी सस्ती की है और यही ट्यूबवेल्स के ऊपर इसी तरह से पंजाब ने 100 अरब का पैकेज दिया है। तो मतलब अब तो एक लिमिट है, गवर्नमेंट ने और भी शोबे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम आरटी नहीं बन सकते, हुकूमत आरटी नहीं बन सकती कि सारा वो हम तो सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर आप 10-20% भी क्रॉप को उठा लें तो मार्केट के अंदर जो ग्लट होता है आप उसको अवॉइड कर देते हैं और मार्केट फोर्सेस करती हैं। ठीक, अच्छा राणा साहब, मुझे अभी जरा एक ब्रेक लेने दे। मैं ब्रेक के बाद, ये तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर तो हमने बात की है ज़राअत वाली चीज पर, मगर मैं ब्रेक के बाद चाहूंगा जरा लोड शेडिंग पे बात करना और फिर आज जो पेशावर में जो कुछ हुआ, जो ग्रिड स्टेशन और फीडर्स पर जिस तरह से कब्जा किया गया, मैं चाहूंगा जरा उस पर भी हम बात करें। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और अब मैं जरा बात करना चाहता हूँ लोड शेडिंग के हवाले से। और यहाँ पर भी कहानी वही है जो हमने एग्री सेक्टर में देखी कि हुकूमत के दावे जो है वो हैं कि बिजली पूरी है और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो बड़े तंग हैं। मगर आज हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा है बड़ा डेंजरस ट्रेंड। पेशावर में मैंने जिसका प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया कि लोगों ने एक पीटीआई के जो एमपीए हैं उन्होंने अपने साथियों और नाज़मीन के साथ जाकर जो है वो ग्रिड स्टेशन पर जो है वो कब्जा कर लिया, जबरदस्ती वहां पर बिजली चला दी। और जो केपी की पुलिस है, जिसका इमरान खान साहब बड़ी तारीफ करते हैं कि वो बड़ी मिसाली पुलिस है, वो पुलिस ने भी बस एक FIR सी दर्ज की है और उसके अलावा किसी को नहीं रोका। और हुआ ये कि आज फिर जो है वो एहतजाज करने पहुंच गए। अब ये ट्रेंड कितना खतरनाक है, इस पर भी बात करेंगे और लोड शेडिंग पे भी मैं बात करना चाहता हूं। पहले तो राना अफजल साहब, ये आप किस तरह से देखते हैं ये जो आज खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, अब वहां पर एक एमपीए ने ही जाकर जो है वो इस तरह से कब्जा कर लिया? ये बदकिस्मती है और मैं इसका सारा इल्जाम इमरान खान की शख्सियत पे डालता हूं। वो एक बैड एग्जाम्पल सेट करते हैं एज ए लीडर अपने यंगस्टर्स के लिए। आज वो अदालतों से भगौड़े हैं, उनके ऊपर वो इश्तहारी हुए हैं, लेकिन वो इस चीज को अपनी एक बहादुरी समझ के अपने शागिर्दों को ये सिखाना चाहते हैं कि इश्तहारी होना कोई बड़ी बात नहीं है और दूसरों को करप्ट कहते हैं और खुद इस किस्म की चीजों को सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मैं इस एमपीए के ऊपर कम ब्लेम दूंगा और इमरान खान के ऊपर ज्यादा दूंगा। अगर खुदा ना खास्ता वहां कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, कोई वहां पे गलत ब्रेकर खोल दिए जाते, तो मैं समझता हूं कि ये तो बड़ी डेंजरस चीज थी। उनकी अपनी जान को भी खतरा था और सिस्टम को भी खतरा था। तो इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। ये सब चीजें निगोशिएटेड तरीके। मगर आप ब्लेम दे रहे हैं इमरान खान को इस सारी चीज का, ये जो वाकया हुआ है? बिल्कुल। मैं इसाक अकवानी साहब, ये सर क्यों है पीटीआई? एक तो खैर मैं पुलिस के हवाले से भी आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप लोग आपके लिए एक मॉडल सूबा है। राणा साहब की बात को मैं समझ गया हूं, आपकी बात समझ गया हूं। मैं राणा साहब की बात का टेक्निकल जवाब देने लगा था। तो मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान ऐसे के उनको फॉलो नहीं करना चाहिए उनके एग्जाम्पल, मगर मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का जो एग्जाम्पल है ना पाकिस्तान में, उसको फॉलो करना चाहिए। वो कैसे? कि सारा कुछ लूट कर खसूट कर बाहर ले जाएं और सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर वो जितने काम कर रहे हैं, ये बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हमें सबको इमरान खान को नहीं फॉलो करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए नवाज शरीफ साहब को। मैं भी इनका साथ देता हूं राणा साहब का कि जो कुछ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की आगे आने वाली नस्ल के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल छोड़ के जा रहे हैं कि वो कुछ जो लूट मार कर रहे हैं वो हमें सबको करना चाहिए और तलकीन करनी चाहिए सारे कौम को कि वो करना चाहिए। चले सर, मगर वो तो चले उनका, मगर आज जो कुछ हुआ ये तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये ट्रेंड सर खतरनाक है। हर कोई चला जाए फील्ड स्टेशन पे कब्जा कर ले। देखिए मैंने कोई बात नहीं की, आपने पहले शुरू किया, मैंने आपको जवाब दिया। अब मैं दूसरे हिस्से पे आता हूं कि अपना KPK में हमारे 2-3 चीजों का हिस्सा है
और वो नेशनल NFC अवार्ड के अंदर और बाकी पॉलिसी के अंदर वो तयशुदा है। एक उसके अंदर जो बिजली पैदा होती है उसका हिस्सा मुकर्रर है, एक जो हमारा पानी आ रहा है इंडस का इरसा के अंदर उसका हिस्सा मुकर्रर है, और ये दो चीज़ें, और उसके बाद जो बिजली बन रही है उसके अंदर हमारा हिस्सा है। ये दो तीन अच्छा जो गैस है जो कि वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, मेरे ख्याल में कोई 25 से 30% हमारी गैस जो है KPK में बनती है, उनका एक हिस्सा मुकर्रर है कि वो गैस सूबे में कितनी दी जाएगी। अगर इन तीनों हिस्सों की अगर आपके यहाँ वायलेशन हो रही है फेडरेशन की फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और उनको हिस्सा नहीं मिल रहा, तो लोग इश्तियाल में आ जाते हैं, और जब इश्तियाल में आ जाते हैं तो वहां पर इस किस्म की चीजें होती हैं। ये कोई ऑर्केस्ट्रेटेड चीज नहीं है। मगर सर एक चीज तो बताएं ना, पुलिस को रोकना चाहिए था। लेट्स सपोज ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, मुझे अगर आप मुकम्मल करने देंगे तो मैं अर्ज करूंगा ना। मैं ये फिर भी मैं कहता हूं कि तनसीबात को बचाना एक उनका फर्ज बनता है, और तनसीबात चाहे सूबाई हो या वफाकी हो वो उसके अंदर खलल नहीं आना चाहिए। मैं आपकी इस बात की तायद करता हूं। इस तरीके से आपकी पुलिस ने, मिसाली पुलिस जो इस्लामाबाद की है, उसने लोगों को गोलियां मारी हैं और निहत्थे लोगों पर डंडे चलाए और उनको वो किया है। कम से कम उन्होंने अगर रोका नहीं है तो तनसीबात का एक दिन आधा घंटा 2 घंटे एक चीज एहतजाज हो गया। आपको भी उसका अजाला करना चाहिए कि अगर आप उनका हिस्सा बनता है तो मेहरबानी करके उनके हिस्से के मुताबिक उनको बिजली दे दें। अच्छा, राइट, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। राइट। चौधरी मंजूर साहब, आपके टाइम पे भी मियां साहब शहबाज शरीफ साहब बड़े एहतजाज किया करते थे लोड शेडिंग के। अभी ये क्या इलेक्शन है कि इलेक्शन में जो है वो बस अब लोग निकल आए? मैं एक गुजारिश करूं, पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इसकी रवायत, हाँ, ये जो हुआ है ये इसकी रवायत किसने डाली है? इन्होंने। आप पंजाब में मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ ने डाली है। पंजाब में पिछली हुकूमत के आखिरी साल में 2012 में कोई एक जिला बता दे जहां पे तनसीबात पे हमले नहीं हुए, जहां पे पर्चा नहीं हुआ। हत्ता कि इसको छोड़े, साहब का ताल्लुक फैसलाबाद से, मुझे फेस्को वाला तो याद है। फेस्को को अभी आप छोड़े, फेस्को में, कसूर में, लाहौर में, हर जगह पे हुआ। लेकिन इन्होंने तो यहां तक सिचुएशन ले गए थे कि जो लोग थे उनके घरों पे हमले करवाए। रियाज फतेहाना का वाकया भूल गए, जिसके घर पे अटैक हुआ और अल्टीमेटली लोग मर गए, और उस पे ये सारी कैफियत इन्होंने पैदा की है खुद। ये सारी बुरी प्रेसिडेंट्स इन्होंने, और ये इनका मंशूर है मेरे हाथ में, मुस्लिम लीग का। अच्छा, ये जरा मैं इनको दिखाऊं, ये मुस्लिम लीग का मंशूर है। अच्छा, जो इलेक्शन मंशूर 2013 है, इसमें इन्होंने लिखा है